डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो अब हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द उसकी एनर्जी को ड्राइव करेंगे। हमने देखा कि दरमियान में न्यूक्लियस है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, और वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है। इसी वजह से हम उसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो अब हम एक एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है उसको डिराइव करेंगे। लेट अस कंसीडर कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका मैस m है और जिसके ऊपर चार्ज E है, वो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी एक ऑर्बिट में मूव करता है, और मूव करने के साथ उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो m² है। ठीक है, ये सिंपल इसकी क्वेश्चन है। कूलम्स लॉ के मुताबिक जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है Z²/4πε0r²। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स आ गए, एक हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दूसरी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, और क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद है तो इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद होगी। तो हम देखते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी उसकी मूवमेंट की वजह से विच इज इक्वल टू इक्वेशन 1, और वी कैन से दैट m²/r। ठीक है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो दो किस्म की एनर्जी होती है। तो अगर हम एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों एनर्जीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम देखते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द Z²/4πε0r²। तो ये हमें पता है यहाँ से। इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr, then the work done for moving electron is given by Z²/4πε0r² मल्टीप्लाई बाई dr। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क विल बी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। फोर्स क्या है, ये वाली। ठीक है, और डिस्टेंस जो उसने तय किया है, जो कि हमने इसको मूव करवाया, वो dr होता है। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वर्क की। नाउ in order to calculate the potential energy of the electron at distance r from the nucleus, we calculate the total work done for bringing the electron from infinity to a point at distance r from the nucleus। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक जितनी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क करते हैं वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसके वर्क डन से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो वही वर्क फिर एनर्जी के इक्वल होगा। अब ये वर्क कौन सा है, हम अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी एक पॉइंट के ऊपर मौजूद है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वहाँ पर ज़ीरो है, और इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल नहीं कर रही। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को, जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियर फोर्स अमल नहीं कर रही, इसको यहाँ से हम ब्रिंग करें और जो न्यूक्लियस का ऑर्बिट है हम वहाँ पर आकर उसको प्लेस करें, तो इलेक्ट्रॉन का इतना फासला तय करने में जितना वर्क डन होगा तो बेसिकली वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें जो एनर्जी मौजूद है वो वही एनर्जी है जो हमने वर्क डन करके उसके अंदर प्रोड्यूस की है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमने वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है फ्रॉम ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन की इक्वेशन है, या तो हमारे पास जो हमने इक्वेशन लास्ट स्लाइड के ऊपर ड्राइव की थी वर्क डन की, हम उस इक्वेशन को दो लिमिट्स के दरमियान इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू रेडियस आर। तो सिंपल इंटीग्रेशन से हमारे पास ये हमने देखा कि ये वाला सारा फैक्टर कांस्टेंट था, तो वो इंटीग्रेशन टर्म से बाहर आ गया।
अब इंटीग्रेशन किसकी है, 1/r² की। 1/r² की इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि -1/r होती है। इसको हम जब हमने सिंपल लिमिट्स अप्लाई की और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है -z² डिवाइडेड बाई -4πε0r। तो ये हमारे पास एक्चुअली वर्क डन की क्वेश्चन है कि जितना हमने वर्क उसके ऊपर अप्लाई किया और यही वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू -z²/4πε0r। तो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर दिया जो कि किसी इलेक्ट्रॉन में मौजूद है। द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस r। तो हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पर उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही थी, हमने इसको न्यूक्लियस के करीब लेके आए तो एक्चुअली उसकी एनर्जी वहाँ पर डिक्रीज होती है और वो नेगेटिव में जाती है, जिसका मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ से मूव करवाना चाहें बाहर की तरफ तो वो इसके लिए फेवरेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है। और हम जैसी एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर चला जाएगा। तो पहले एनर्जी उसकी ज़ीरो थी, यहाँ पर एनर्जी किसी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी ज़ीरो से कम होगी क्योंकि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अमल कर रही है न्यूक्लियस की। At infinity, the electron is not being attracted by anything and the potential energy of the system is zero. Whereas at a point nearer the nucleus, it will be attracted by the nucleus. और जब वो उसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स अमल करेगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस देन जीरो होगी। द क्वांटिटी लेस देन जीरो इज नेगेटिव। फॉर दिस रीजन द पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय द इक्वेशन 1 इज ऑलवेज बी नेगेटिव। एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने भी कैलकुलेट किया, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv² के। अगर हम इस इक्वेशन से वेलोसिटी का फैक्टर यहाँ से रिमूव करना चाहें तो हम देखते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि किसी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है z²/4πε0r², वो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के से बैलेंस होती है। इसी बैलेंस की कंडीशन में हम देखते हैं कि mv²/r इज इक्वल टू z² डिवाइडेड बाई 4πε0r²। या अगर हम इस r को यहाँ से r² से कट करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी mv² इज इक्वल टू z²/4πε0r। हम यहाँ पर mv² की वैल्यू को इक्वेशन 2 में यहाँ पर पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में इनपुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली। जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी सारे सेम है, तो सिंपलीफाई करने के बाद E विल बी इक्वल टू -z²/8πε0r। नाउ अगर हम चाहें कि एनर्जी की टर्म से हम रेडियस को भी किसी तरह से एक्सक्लूड कर दें तो रेडियस की कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी हम उसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो रेडियस विल बी इक्वल टू z²/4πε0r और mv²। तो रेडियस हमारा इसके इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन में हमने देखा कि दोबारा से एक वेलोसिटी का हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, तो हम वेलोसिटी को भी यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल वाइल मूविंग इन द ऑर्बिट। तो इसकी वेलोसिटी को हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फैक्टर ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 5, तो बोहर के पास्टुलेट 4 के मुताबिक जो कहता है कि हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है और वो फिक्स होता है, और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इस इक्वेशन के साथ गिवन है कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट, m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करने से हम देखते हैं कि v विल बी इक्वल टू nh/2πmr। अब क्योंकि यहाँ पर v² मौजूद है इस इक्वेशन में तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं, तो v² विल बी इक्वल टू n² डिवाइडेड बाई 4π²m²r²। हम सिंपल इस वैल्यू को यहाँ पर इनपुट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v² फ्रॉम इक्वेशन 6 into the equation 5 we can get r² will be equal to z² मल्टीप्लाई बाई 4π²m²r²। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो यहाँ पर ऊपर आएगी क्योंकि यहाँ पर जो v² था वो पहले ही डिनोमिनेटर में था।
तो सिंपल मैथमेटिक्स में हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो रेडियस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट आता है। जब हम इस आर की वैल्यू को इक्वेशन 4 में इनपुट करेंगे जो टोटल एनर्जी की वैल्यू थी, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने आर की वैल्यू को इनपुट किया। आर की वैल्यू को इनपुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कट हो जाते हैं, तो डिफरेंट फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ कट करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट आती है वो है माइनस एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। और यहाँ पर जो ई एन है इट विल बी द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल इक्वेशन को ड्राइव कर लिया फॉर द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम के लिए हम देखते हैं कि उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 होता है। सो Z विल बी इक्वल टू 1। तो Z की वैल्यू 1 इनपुट करने के बाद माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एन स्क्वायर। यहाँ पर जो ये वाली टर्म है ये सारी की सारी कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, उसके ऊपर चार्ज भी कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है और एच स्क्वायर की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो हमने वेरिएबल को यहाँ पे सेपरेट कर लिया जो कि एक्चुअली नंबर ऑफ ऑर्बिट है। दिस इक्वेशन गिव्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के गिर्द अगर हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो हम वहाँ पर सिर्फ एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट निकल आएगी। द फैक्टर आउटसाइड द ब्रैकेट इन द इक्वेशन 9 आर ऑल कांस्टेंट। तो जब हम इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पर इनपुट करते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.178 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 18 जूल। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ई एन एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 2.178 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एन स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है किसी भी nth ऑर्बिट में एक थोड़ी सी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। इट्स नेगेटिव वैल्यू शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय द न्यूक्लियस। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है अब यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमल कर रही है। ठीक है, और हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 थी हम डिस्टेंस आर तक लेकर आए हैं, तो इस वजह की वजह से इसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की ये इक्वेशन हमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जूल्स पर एटम में कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन की किसी एक ऑर्बिट में एनर्जी कैसी है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एक एटम में एनर्जी को वैसे कैलकुलेट करना जो है वो कंसिडरेबल नहीं होता और ना ही वो हमारी कैलकुलेशन के लिए आसान होता है, तो हम इसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो। इफ़ दिस क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय द एवोगाड्रो नंबर एंड डिवाइडेड बाय द 1000, तो हमारे पास ई की वैल्यू आएगी। ठीक है, सिंपल किलो जूल पर मोल में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो जूल किलो जूल में कन्वर्ट हो गया, और जब हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो पर एटम की बजाय वो वैल्यू है पर मोल की। तो पर मोल की वैल्यू है -13.315 एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एक मोल जो हाइड्रोजन एटम है वो ये वाला है, तो क्योंकि हम ये हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही है। विद द एवोगाड्रो नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, substituting the value of n as 1 to 3 and so on in the equation, we get the energy associated with the revolving electron in the first, second and third orbits. तो जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो पहले ऑर्बिट की एनर्जी आएगी जो कि है -13.31 किलो जूल पर मोल। दूसरे ऑर्बिट के लिए हमारे पास एनर्जी आएगी -328.32 किलो जूल पर मोल, और तीसरे ऑर्बिट के लिए हमारे पास एनर्जी है -14592 किलो जूल पर मोल। इसी तरह 4, 5 और 6 ऑर्बिट 4, 5 ऑर्बिट के लिए एनर्जी ये वाली है, और अगर हमारे पास ऑर्बिट इन्फिनिटी हो जाए तो वो एनर्जी 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से मुकम्मल तौर पर फ्री हो चुका है। जब हम डिफरेंट ऑर्बिट की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं
तो हम देखते हैं कि द वैल्यूज ऑफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो E2 माइनस C1 विल बी इक्वल टू 984.99 किलो जूल पर मोल। फिर E3 माइनस C2 विल बी इक्वल टू 182.4 और E4 माइनस C3 विल बी इक्वल टू 63.84। हम इन वैल्यूज़ की जब देखें तो हमारे पास एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आती है कि द डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ एनर्जी गोन डिक्रीजिंग फ्राम लोअर टू द हायर ऑर्बिट। तो दो ऑर्बिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो जब लो ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होता है। इट मीन्स कि E2 माइनस C1 इज बिगर दैन द E3 माइनस C2 विच विल बी बिगर दैन E4 माइनस C3 एंड सो ऑन। अब हाइड्रोजन एटम के लिए उसके पहले और इनफाइनाइट लेवल ऑफ एनर्जी है उसका जो डिफरेंस है वो इस तरह से आएगा। हम जानते हैं कि इन्फिनिटी यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, तो इनफाइनाइट एनर्जी के लिए वैल्यू 0 होती है और E1 की एनर्जी हमारे पास 13.31 किलो जूल है। और हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये जो वैल्यू है 13.31 किलो जूल पर मोल, ये हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये एनर्जी हासिल करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हो जाता है। दिस वैल्यू सेम एज डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली। These values shows that the energy difference between adjacent orbits of the Bohr's model of the hydrogen goes on decreasing sharply. यहाँ पर एक और बात याद रखें कि हमारा जो एनर्जी है वो तो डिक्रीज होती है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली जब न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है दो ऑर्बिट के दरमियान। तो सिंपल हमने दोबारा यहाँ पर देखा कि जो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जो हमारी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होती है।